प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी जिस पे आज हर जगह बात हो रही है, साबिक DGFI बशीर मेमन के तहलका खेज इंकशाफात से हुकूमती ऐवानों में खलबली मच गई। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कानूनी चाराजोई का ऐलान। बशीर मेमन ने जस्टिस काजी फाइजिदा के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों का भांडा फोड़ दिया। मेमन हुकूमती टकराव, नतीजा क्या निकलेगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस कासिम खान ने हाउसिंग माफिया के खिलाफ शिकंजा कस दिया। सियासी अफराद LDA की गर्दन पर अंगूठा रखकर अपनी सोसाइटी मंजूर करा लेते हैं। LDA दफ्तर में बंदर बांट होती है, इसी वजह से लाहौर का बेड़ा गर्क हो गया। ऐसे में इमरान को लगता है इन्हीं कामों के लिए तैनात करवाया गया। चीफ जस्टिस वाइस चेयरमैन LDA की तैनाती पर शदीद बरहम। इसके अलावा बात करेंगे विफाकी काबीना इजलास, PIA के 4000 से जायद मुलाजमीन फारिग करने की तैयारियां, इदारे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। हुकूमत PIA मामले पर क्या करने जा रही है, काबीना ने क्या फैसला किया है, काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी पर बात करेंगे। और काबीना की अंदरूनी कहानियां बाहर आने पर इमरान खान हुकूमत परेशान, किसी न्यूज़ चैनल ने काबीना या सरकारी इजलास की खबर जराए से चलाई तो कार्रवाई होगी, पेमरा ने खबरदार कर दिया। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के इस प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आमिर मतीन साहब, जो ये एक स्टोरी जिस पे सब जगह पर बात हो रही है और बशीर मेमन के हवाले से जो इंकशाफात सामने आए हैं, इसको अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या सिचुएशन है? ये ब्रॉडर आपने बहुत अच्छा कहा। पहले ये कहा क्या है बशीर मेमन साहब ने, इतना जो कोहराम मच गया है कि जो उन्होंने बातें की हैं उसके ऊपर किसी को हैरानी क्या हुई है। अब उसकी डिटेल में हम इसलिए नहीं जा सकते कि वो उन्होंने कहा है शहजाद अकबर साहब ने और फरोग नसीम साहब ने कि जी हम अदालत में जाए में, उन्होंने डेफेमेशन का नोटिस भी एक आधे ने कर दिया उनको, और बशीर मेमन साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं इसका जवाब अदालत में दूंगा। तो हम अदालत के मामलात को छोड़ देते हैं, हम उसके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की ज़रा गौर तो करें कि कहा क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। इल्ज़ाम है जी शहजाद अकबर साहब और फरोग नसीम साहब ने, बशीर मेमन साहब ये कह रहे हैं, मुझे बुला के कहा कि जनरल फाइज साहब को गिरफ्तार कर लें या फारिग कर दें। अब शहजाद अकबर साहब जो हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई हुई है कि ये 2 साल से हम देख रहे हैं रोज़ TV पे आते हैं और ये रोज़ 50 के बंदों के मतलब इतनी खौफनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतनी लंबी लिस्ट निकालते हैं और अभी तक 2 साल में कोई भी बंदा ये उसके खिलाफ प्रूव नहीं कर सके। ये फवाद हसन फवाद साहब भी बाहर आ गए हैं, आज चीमा साहब भी बाहर आ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आ गए हैं, सारे दंदनाते फिरते और विक्ट्रियों के निशान माने ये सबको बल्कि लॉन्ड्री के सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि इनके खिलाफ जो इल्ज़ाम है वो नहीं है। बाकी तो छोड़े, ये इनके अपनी पार्टी के जहांगीर तरीन साहब इनके मुतल्लिक आजकल ये कह रहे हैं कि जनाब ये जानबूझ के किया जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। उसके बाद इनके ऊपर सवाल आता है कि जनाब वो जो लंदन की मलिक रियाज की प्रॉपर्टी के पैसे कैसे एडजस्ट हो गए, फिर यहाँ पे PDDC इन्होंने रिमूव कर दिया था अपनी ज़ाती लड़ाई की वजह से, तो काफ़ी सारे इनके ऊपर सवालात हैं। दूसरा आ जाते हैं फरोग नसीम साहब। फरोग नसीम साहब ने जो है ये देखे ना, जो भी मुकदमे में हाथ डाला है, ये इस तरह के जो बड़े 2-4 मुकदमे हुए हैं, किसी से सुरखरू बाय द वे अभी तक हुए। और ये केस जिस दिन से आया है, आप गवर्नमेंट की देखें ना, ये फाइज साहब का जो केस है, हालांकि हम कई चीज़ों पे उनके नाकिद रहते हैं, दैबिया में हमने खुल के बात की है कि इनके उस फैसले से कोई हम इतने इनके मद्दा नहीं थे, मगर ये जिस तरीके से ये सारा फाइज साहब का केस पेश किया गया है, उसके बाद इनकी इस बातों को कैसे अचंभे की बात क्या रह जाती है कि उसमें आप देखें पहले अटॉर्नी जनरल साहब रिज़ाइन करके जब ये फेस हुआ, दूसरे साहब ने रिक्यूज़ कर लिया, जो वज़ीर कानून है उन्होंने रिज़ाइन करके पेश हुए, फिर कभी पेश होते थे कभी नहीं पेश होते थे। उसके बाद जनाब ये अदालत जो फैसला आया, बाकी तो छोड़े, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया कि ये मैला फाइडली थी, बदनीति पे बेस था, उसके बाद फिर ये एक कानूनी बहसें चल रही हैं। ये नहीं हम कह रहे हैं कि टोटली सही हुआ या गलत हुआ, मगर ओवरऑल एक बहस ये चल रही है अब कि जनाब 6-7 जजेस ने FBR में भेजा था ये मुकदमा कि जनाब ठीक है, ये बाकी तो कलदम करार दे दी, इनके खिलाफ जो है वो नहीं हो सकता, मगर इसकी इंक्वायरी FBR करे, 7 जजेस ने ये कहा था। उसके बाद 6 जजेस ने कहा कि नहीं,
उन 6 जजेस में से 3 जजेस वही थे जो पहले ये कह चुके थे एफबीआर करे, अब वो 3 जजेस कह रहे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जो हैं एकदम से रिव्यू में अपना ओपिनियन बदल रहे, वो हम कह रहे हैं डरते डरते बात करते हैं, बड़े सोच समझ के बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कानूनी मामला होता है कि हम देखेंगे उनकी ग्राउंड्स क्या आती है। पर अब ये बहस चल रही है कि 6 जजेस के फैसले को, 7 जजेस के फैसले को 6-4 से ये हुआ है, एक जज कम हो गया है, तो ये करदम कैसे हो गया? पहले 7 जजेस ने कहा था एफबीआर में जाए, अब 6 जजेस ने, एक जज कम हो गया। इसका मतलब है कि ओवरऑल बेंच का साइज बढ़ा दें, अब 14 कर दें तो वो नीचे का भी बढ़ जाता है। तो वो जो जजेस तो फिर भी मेजॉरिटी तो ना हुई, 7 के मुकाबले में बहस चल रही है, कानूनी क्वेश्चन है। मैं इसे तो मेरी अथॉरिटी नहीं है, मैं इस पे मगर क्वेश्चंस आ गए। मगर ओवरऑल ये जो सारा रेफरेंस गया उससे गवर्नमेंट को बड़ी शर्मिंदगी हुई। प्रेसिडेंसी पे क्वेश्चन आए, कानून वजारत कानून पे आए, इवन प्राइम मिनिस्टर के मतलब आए कि जनाब ये जिन्होंने भेजा था सोच समझ के नहीं भेजा था। उससे मुझे जो लग रहा है, और सारा पाकिस्तान ये कह रहा है कि एक रिएक्शन आया है कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट है, ये गवर्नमेंट ये किधर जा रही है, जुडिशरी की तरफ से क्रिएशन हुआ है। और हमने बबांगे दौल ये बात कही है कि ये कानूनी तौर पे केस नहीं लड़ा गया, ये सियासी तौर पे लड़ा गया है, ये फिल्मी स्टाइल से केस लड़ा गया है कि दोनों पार्टीज थी और लॉ नहीं, और जिसके ऊपर से मैं समझता हूँ अदलिया का इंस्टीट्यूशन जो है अंडरमाइन हुआ है, जमहूरियत अंडरमाइन हुई है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अंडरमाइन हुआ है कि ये बिल्कुल जिस तरीके से सारा लड़ा गया, मुनकसम, हर इदारा मुनकसम था और पोलराइज था, और वो सियासी नज़र आ रहा है कि सियासी उस पर किया है। तो कमिंग बैक ये है कि मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का PMLN के लिए अभी भी ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बशीर मेमन, आप देखें इनके मसले हल हो गए हैं। अगर आप देखें तो PDM जो इनका है वो मुंतशिर हो गई है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में लड़ाई चल रही है, वो जो धरने सड़कों पे चल रहे थे ख़त्म हो गए। कहने को तो इनकी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई, अपोजिशन ख़त्म हो गई है, इस वक्त वर्चुअली लाइट है इनकी। फिर भी लगता है कि एक क्राइसिस है PTI का, एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम कहाँ से है? वो इनके अपने एक्शंस की वजह से है, अपनी इन हरकत की वजह से इनकी पार्लियामेंट में प्रॉब्लम है, अपनी इन हरकत की वजह से इनकी जो है ब्यूरोक्रेसी के अंदर लड़ाई चल रही है प्रमोशनों के ऊपर, और वो है मीडिया के अंदर इनके मसले हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट अब अदालत के हो गए हैं कि ये अदालत की तरफ से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से नहीं, ये हाई कोर्टों से भी रिएक्शंस आ रहे हैं। तो इस वक्त इनकी सारे ये जो तमाम कैरेक्टर्स हैं, कुछ से नदीम बाबर वगैरह से जान छुड़ा ली है, बाकी जो इन्होंने रीशफल की है बाकियों से कुछ से मजीद जान छुड़ाने की ज़रूरत है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये शहजाद अकबर साहब के मतलब ये राय सिर्फ बशीर मेमन साहब की नहीं है, बड़े और लोगों की है। हमारे जैसे लोगों के भी बड़े क्वेश्चन हैं कि ये जब बात करते हैं तो इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही है, तो करवा लें तफ्तीश। मगर सेक्रेटरीशियल ऑफिसर्स जो है बड़ा क्लियरली, मुझे कोई उसमें शक नहीं नज़र आ रहा कि इन्होंने इस तरह की बातें नहीं की होंगी। ठीक है क्लासेस साहब, जिस तरह से आमिर मतीन साहब ने कहा कि इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत सारी PTI के पास इस वक्त महाज खुले हुए हैं और उसमें एक ये महाज और नया खुल गया है, तो क्या देख रहे हैं इसके आने वाले वक्त में जो इसके इम्पैक्ट्स हैं वो दूरदर्श नज़र आ रहे हैं आपको? बशीर मेमन साहब की जो बात हुई है, मेरी इनसे मुलाकातें हुई थी जब ये DG थे यहाँ पे, उस वक्त 1-2 स्टोरीज़ के हवाले से मिलना था इनसे। तो उस वक्त भी ये बातें ये जर्नलिस्टों के इल्म में थी कि इनको वो किया जाता है, इनको वहाँ से इमरान खान साहब की हुकूमत की तरफ से दबाव है। अच्छा। वो ये बातें मेरा ख्याल है जर्नलिस्टों के साथ शेयर करते भी रहे हैं, और ये जो बातें उन्होंने रात अपने प्रोग्राम में कही हैं, मेरे लिए कम अज़ कम इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। इमरान खान साहब ने इससे भी ज़्यादा बातें इनको कही हुई हैं। अभी तो मेरा ख्याल है कोई मेमन साहब ने कोई आधी बातें बताई हैं, अगर मुझसे पूछें तो अभी बहुत कुछ रहता है। मसलन कुछ जर्नलिस्ट के बारे में इमरान खान साहब की हुकूमत को ये था कि इन पे FIA जो है ना, साइबर क्राइम के तहत नहीं, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उन पे पर्चे करे और उनको 14-14 साल सजाएं भी दिलवाए, ये भी उन पे दबाव था। अच्छा। उन पे ये भी दबाव था जनाब के फेसबुक पे ये जो है ये खतून अव्वल के बारे में जो चीज़ें आती हैं जी, वो उन्होंने तो उनको भी एक आप एक उसको एक्ट ऑफ टेरर के तौर पर उसको ट्रीट किया जाए। FIA जो है एक्ट ऑफ टेरर के तौर पर कि ये खतून अव्वल पे ये चीज़ें क्यों आ रही हैं। इस पे भी था। फिर उनको लिस्ट दी गई थी 15 लोगों की जनाब, जिसमें सारे PML नवाज के लोग थे कि इनको पकड़ा जाए और इन पे केसेस भी आप ढूंढे। आपको पता ख्वाजा आसिफ जो हैं वो बड़ा उनका मशहूर ज़माना केस था जिस पे इमरान खान साहब की दिली ख्वाहिश थी कि कोई बंदा जेल जाए ना जाए, ख्वाजा आसिफ को जाना चाहिए। वो खैर नायब ने मेहरबानी की, उन्होंने उनकी दिली ख्वाहिश पूरी की। बल्कि आज अगर आप उनका पढ़ें शहजाद अकबर साहब का 6 नंबर पर जो उन्होंने
आज उन्होंने कानूनी अपना एक उनको लेटर भेजा है या उनको लीगल नोटिस किया है, उसमें भी देखें तो वो ये कहते हैं कि एफआईए ने जिन चीज़ों पे उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी वही चीज़ों पे कार्रवाई फिर उसने कर ली, नैब ने कर ली। ज़रा ये बड़ा इंतकाबले ये जिक्र है कि उनका है, मतलब ये है कि नैब जो है वो भी हमारे उस पर चलती है। अगर ये एफआईए को कह रहे थे, डीजी एफआईए को, कि आप लोग इन पे पर्चे करें, मुकदमे करें, तो इसका मतलब फिर आपने नैब को भी कहा होगा। एफआईए ने अगर आपकी नहीं सुनी तो नैब वालों ने सुन ली, वो सारे के सारे पर्चे किए, लोग उन्होंने पकड़े, ख्वाजा आसिफ को पकड़ा और उस दीगर लोगों को पकड़ा। यहाँ पे एक इनको ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उन्होंने बशीर मेमन साहब ने हाथ हौला रखा है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बशीर मेमन साहब को भी बताने वाली हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि जनाब रुक जाएं ज़रा, कि अदालत में एक लीगल फोरम बन जाएगा ना, अदालत पूछेगी, बनाएगी। और दूसरी बात यह कि जब उसमें डीजी एफआईए खुद खड़ा होगा अदालत में, कह रहा हो मेरे बारे में, आपके बारे में, इनके बारे में, हुकूमत का फलां बंदा जो है उसने मुझे ये उसमें क्या कही है, अब इसका फैसला कौन करेगा? ये शहजाद अकबर साहब कैसे इसको वो कर सकते हैं, कहेंगे ये झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं? भाई डीजी एफआईए हैं, उनके महकमे को कुछ लोगों को पता होगा, मेरा ख्याल है कि इन पे क्या दबाव आ रहे थे, कैसे प्रेशर आ रहे थे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये फ़रोग नसीम, ये बड़ा डेडली कम्बिनेशन बना हुआ है, बड़ा लीथल कम्बिनेशन है। एक फ़रोग नसीम साहब है, वो मीठी छुरी है, मैं पहले भी कहता होता हूँ मैं, वो बिल्कुल मीठी छुरी वाला उनका स्टाइल है। वो लोगों को ना उल्टी छुरी से ज़िबा करते हैं, सीधी से नहीं करते ताकि अगला जल्दी उस अजिया से ना निकल जाए, ताकि उल्टी से करते हैं, ज़रा तकलीफ रहे, ज़रा इसको ज़रा थोड़ा कोई देर तड़पे। एक कोई बड़ा केस के उनके, मुझे तो नहीं लगता सर जी के उन पे ये पता नहीं कौन से वकील रहे हैं, वो जना मुशर्रफ साहब के वकील रहे, तो जना मुशर्रफ साहब को फांसी लगवा दी उन्होंने, मतलब जो अनाउंसमेंट आए थे आपको याद होगा, वो बाद में उन्होंने रिवर्स करवा ली थी। उसके बाद अगर मौजूदा चीफ के रहे तो वो हालात ही सरकमस्टांसेस डिफरेंट थे, इनका कोई उसमें हम वहाँ मौजूद थे जब केस वहाँ लड़ा जा रहा था। उसके बाद ये कराची में एमक्यूएम के अल्ताफ़ हुसैन साहब के वकील रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो हालत करी है वो भी आपके सामने, पता नहीं कौन सा ऐसा उनके पास गीदड़ सिंगी है, कौन सा इतना बड़ा केस है फ़रोग नसीम के पास जिससे मुतासर हुए हैं हमारे इमरान खान साहब भी हैं, हमारे बड़े भाई जो हैं सारे के सारे, वो भी पिंडी वाले भी बड़े मुतासर हैं, आप पारा वाले भी बड़े मुतासर, पता नहीं कौन सी ऐसी उसके पास चीज़ें हैं जो उनको बताई जाती हैं कि ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं और वैसे हो जाएंगे। बल्कि उन्होंने जो उसमें बातें की हैं, आमिर साहब ने एक और बात, शहजाद अकबर साहब मुझे याद दिलाते हैं रहमान मलिक साहब की। रहमान मलिक साहब का भी यही स्टाइल था, हर बंदे को उन्होंने इस्लामाबाद में हर दूसरे बंदे को लीगल नोटिस भेजा हुआ था, हर तीसरे को। ये तरीका होता है लोगों को डराने का, इनका भी 10वां है ये, आप गिन के उठा लें। तो एक शहबाज शरीफ साहब वाला जो लंदन में जो था वो वाला, तो ये हार नहीं गए? अच्छा, दूसरा ये एक नहीं, मेरा ख्याल अभी उसका फैसला आना बाकी है, अभी फैसला नहीं आया अभी वो उसमें दरमियान में। दूसरा ये है कि आप जो बड़े वकील हैं माशाल्लाह, इनके वकील बड़े ना, इमरान खान साहब के, जो इन्होंने उसको शहबाज शरीफ को कहा था कि 10 अरब रुपए के मुझे ऑफर किए जवेद सादिक साहब के जरिए, वहाँ पेश ही नहीं हो रहा कोई वकील। मज़े की बात है, मेरा ख्याल फ़रोग नसीम साहब को भेजे माशाल्लाह, केस से जीतते हैं, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है वहाँ पे, एक उसमें नहीं है। तो तीसरी चीज़, खान साहब जो हैं अपने मुखालफिन के लिए वो मेरा ख्याल एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं। बाज़ चीज़ें अदालतों पे छोड़ दी जाती होती हैं, बाज़ आपको नैब पे छोड़नी पड़ती हैं, बाज़ आपको एफआईए पे छोड़नी पड़ती हैं। और ये भी थोड़ा सा अब देखिएगा कि जो ही ये पीडीएम टूटी है ना, दोबारा तहरीक इंसाफ हुकूमत के अंदर से वही जो इनके अंदर टेंडेंसीज़ हैं लोगों को कंट्रोल करने की, उन पर दबाव डालने की, उनको ब्रो बीट करने की, यहाँ पे रहे हैं ना, एक ये तहरीक लब्बैक वाले 4 दिन रहे, नज़र ही कोई नहीं आता था आमिर साहब, नज़र ही कोई नहीं आता था, गायब हो गए। पीटीएम थी तो इनका मीडिया के साथ रवैया बिल्कुल डिफरेंट था। आज वो पीटीएम टूटी है, जो उस वक्त भी कहते थे पीटीएम गन्स हमारी तरफ आ गई हैं, वो उन्होंने तोपों और गन्नों का रुख जो है ना आज से हमारी तरफ शुरू हो गया। आज उन्होंने ये जो उन्होंने जारी करवाई है, एडवाइस जारी करवाई है, इंतहाई मुज़हिका पेमरा की जो आज लेटर जारी करवाया गया, इंतहाई मुज़हिका खेज किस्म का है। जो ही फारिग हुए हैं पीटीएम से फारिग हुए हैं, तरीके उस लबैक से फारिग हुए हैं, साथ ही उन्होंने कहा जी और कौन कौन बच गया, उन्होंने कहा मीडिया खड़ा है जी, उन्होंने इनको लताड़ देते हैं। और इसकी वजह से थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन होने वाली है कि ये क्या, कौन सी खबरें नहीं आनी चाहिए बाहर, मतलब सवाल ये कि ये इंटरप्रिटेशन कौन करेगा। ऑलरेडी कवानीन मौजूद है, अगर मैं झूठी खबर देता हूँ, सपोजली गलत खबर, मुझे पेमरा बुला सकता है, मैं 15 केसेस पहले भुगते, आमिरा और मैं साहब ने, हमने कभी उसका ढोल नहीं पीटा, हमने 50 पेशा पहले भुगती हैं, हमें फिर बुला लें अगर हमको गलत स्टोरी दे रहे हैं। ये पेमरा का काम है, ये पेमरा का काम एडवाइस इस तरह की जारी करना नहीं है। पेमरा का काम ये है, कोई बंदा उनको शिकायत करता है, मेरी आपकी आमिर साहब की, किसी की भी करता है कि भाई साहब आपकी स्टोरी ठीक नहीं है, आप हमें नोटिस करें, आप अपनी मीटिंग कॉल करें, जो हम आते रहते हैं, मीटिंग में बैठ के फैसला कर लेते हैं।
और ये मैं कह दूं, क्लेरिफाई कर दूं, ये चेयरमैन साहब पैमरा के शरीफ आदमी हैं, ये गवर्नमेंट पीछे से प्रेशर दिलवा के उनसे ये काम करवा रही है। उनके ये ख्यालात नहीं है, हम उनको बड़ा पुराना जानते हैं। ये एक बस का खेज है, ये मेरा राइट है, मेरा बल्कि एक्चुअली क्रेडिट है कि मैं अंदर की ले जाऊँ कि जो है ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के स्पोक्समैन ने बताना है कि जनाब ये पैमरा ये आज कैबिनेट में बातें हुई हैं। हमारा काम है बताना कि इसके पीछे कंटेक्चुअल क्या बहस थी, इसका बैकग्राउंड क्या है, और ये खबर निकाल के लाना, अगर कोई लाता है तो ये उसका एजाज़ है। हाँ, अगर वो गलत है या उसके अंदर आप कह रहे हैं स्पेकुलेशन है, तो आप प्रूव करें या इल्ज़ाम लगाएं कि जनाब आपने ऐसा हुआ ही नहीं है, आ जाएं जवाब दें, हम जवाब दें। तो ये कह देना कि जो एक हमेशा से हम 20-30 साल से ये काम कर रहे हैं और ये हमेशा रहता था कि जी कैबिनेट के अंदर क्या डिस्कशन हुई, या बजट की हमेशा ये होता था कि बजट आने वाला है, क्या बजट में क्या चीज़ें आएंगी या क्या आएगी। एक ऑफ कोर्स स्पेकुलेशन और जो है खबर के दरमियान में एक थिन लाइन होती है, मगर अगर कोई थिन लाइन को क्रॉस करता है, गलत तरीके से क्रॉस करता है, तो गवर्नमेंट के पास ये जनरल सी वार्निंग दे देना कि जनाब ये वो बातें ना करे, कैबिनेट के मुतालिक जो है नहीं कर सकते, तो ये नए कवानीन ना बनाएं। माजरत के साथ फवाद चौधरी हमारे बड़े दोस्त हैं, मगर ये पिछली दफ़ा भी जब आए थे तो इस तरह का शुरू हो जाते हैं, ये एकदम से मीडिया में हैं, जब ये हटते हैं तो लोगों को गिले शिकवे रहते हैं। तो अगर उनका इसमें, मेरा नहीं ख्याल उनका रोल है, मगर उनका ये रूल ज़रूर होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट को समझाएं कि ये इस तरफ ना जाएं, थोड़े से महाज कम करें। काफ़ी महाज खुले में है ना, आगे जुडिशरी से लड़ रहे हैं, खत्म हुए ना, आप वो महाज एग्जैक्टली हमारी तरफ ना ही आए तो बेहतर है, ये हमें रहने से छोड़ दें। ठीक है सर, ब्रेक की तरफ जाना है और भी स्टोरीज हैं जिन पे बात करनी है। खासतौर पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने हाउसिंग माफिया पे किस तरह से शिकंजा कसते हैं, इसके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मध्य मुकाबिल में एक बार फिर खुशामदीद। और ब्रेक से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बात करेंगे ब्रेक से आने के बाद, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट चेयरमैन एलडीए की तैनाती पर शदीद बरहम और सख्त रिमार्क्स भी दिए। आज अदालत में जब केस सुना गया तो उस वक्त चीफ जस्टिस की जानिब से सख्त रिमार्क्स सामने आए। इस पर क्या कहेंगे आमिर मतीन साहब, जो सारी कार्रवाई आज हुई? मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब की जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं बहुत सख्त आई हैं, और ख़ास तौर पे एलडीए में, और एलडीए में ख़ास तौर पे एलडीए के अंदर जो वाइस चेयरमैन एसएम इमरान साहब जो लगाए गए हैं, उनके मतलब उनकी अपॉइंटमेंट में, उनकी अथॉरिटी पे, उनके वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना शिनानिगंस के ऊपर जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो हम बहुत विंडिकेट हुए हैं। हम बहुत विंडिकेट इसलिए हुए हैं कि ये हम बड़े इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं, मगर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कान से वो है ना जूं भी नहीं रेंग रही थी। कोई चुप करके बैठे थे, कोई कुछ नहीं कह रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत दफ़ा ये तकरीर किया है कि जनाब हमने हाउसिंग का मेन फोकस है, और हाउसिंग के अंदर एक बहुत बड़ा वो क्रेडिट लेते हैं कि जनाब जो हाउसिंग स्कीमें हैं हम इनको कानून ला रहे हैं, रेगुलराइज करेंगे और इनको ठीक करेंगे, और जल्दी यूँ करके वो फैसले हुआ करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, मगर ये नहीं होगा कि आप इस जल्दी के बहाने में गैर कानूनी जो चोरी अरबों रुपए के ज़मीनें जाली बेच चुके हुए हैं उनको आप रिलीफ दे दें और गैर कानूनी स्कीमों को रेगुलराइज करा लें, और उनको जो बेचारे लोग हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं वो मारे जाएं। असल बात यह है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और विद इन द लॉ उसको करना है। ये नहीं है कि बस जल्दी में जी नंबर पूरा नंबर, इट इज़ नॉट अबाउट नंबर्स कि हमने 44 स्कीमें को एनओसी दे दिया या 50 को दे दिया। ये नहीं है, आपने किस किस को क्यों किस तरह और पब्लिक इंटरेस्ट को वॉच करते हुए दिया, ये असल क्वेश्चन है। लाहौर में क्या हो रहा है कि इनकी सबसे बड़ी दो स्कीमें हैं इस हाउसिंग के अंदर, एक तो वो बंडर आइलैंड है जो कि ठप है, दूसरा है रूदा। और लाहौर पंजाब का कैपिटल होते हुए वहाँ पे एलडीए में एक शख्स हैं एसएम इमरान साहब। हम ये कह चुके हैं कई दफ़ा मुतअद्दिद प्रोग्राम के वहाँ पे ये जो एसएम इमरान साहब हैं
ये इनको ठेके पे एलडीए दे दिए। चीफ मिनिस्टर ने अपने एग्जेक्टिव इख्तियार जो है ना रूल्स ऑफ बिजनेस में चेंज करके उनको दे दिए हैं, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई हुई है कि इवन प्राइम मिनिस्टर भी जो है ना अपने इख्तियार किसी को नहीं दे सकता, ये कैबिनेट की है, ये पक्का केस है। और दूसरा एसएम इमरान साहब पे ये इल्ज़ाम है कि जनाब वो खुद बिल्डर है, उनके रिश्तेदार गौर एजाज साहब लेक सिटी लाहौर के अंदर जो है वो खुद भी बहुत बड़े बिल्डर हैं, और लेक सिटी के अंदर काफ़ी सारी इस तरह की उनको रेजिडेंशियल ज़्यादा इलाका जो है ना दे दिया, अलाउ किया गया, जो कि वाइल अंडर हिज सुपरविजन एसएम इमरान बैठे हुए थे वहाँ पे, और उनके होते हुए उनको मराद दी गई, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत बड़ा सवाल उठता है कि वो है। अब चीफ जस्टिस साहब ने यही एग्जैक्टली बातें वो की हैं कि जनाब ये मैं पढ़ देता हूँ, हमारे से भी बहुत ज़्यादा उन्होंने, हम तो डरते डरते कर रहे थे कि कानून में है, मगर वो जाहिर है। उन्होंने कहा जी ये दर्जनों साइटर्स की वजह से लाहौर शहर की अब तक हालत हो गई है, ये सियासी बुनियादों पर तैनात होने वाले वाइस चेयरमैन एलडीए एसएम इमरान साहब की उनकी साजिश की गई है। फिर उन्होंने कहा है कि जनाब सियासी अफराद एलडीए की गर्दन पर अंगूठा रखकर अपनी सोसाइटी मंजूर करा लेते हैं, एसएम इमरान की अथॉरिटी में क्या काम है, ये उन्होंने पूछा है कि जी एलडीए के डीजी साहब को दोबारा 6 मई को बुला लिया कि ये जवाब सारे लेके आएँ। उन्होंने कहा जनाब शहर का बेड़ा गर्क हो गया है, और ये अथॉरिटी सिर्फ टेक्निकल अफसरान में होनी चाहिए, वहाँ इवन फाइनेंस सेक्रेटरी का क्या काम है। और इनके एसएम इमरान के ऊपर भी जो सारे क्वेश्चन उन्होंने करवाया गया है, और ये काफ़ी सारी इस तरह की पिटिशन थी कि कब्रिस्तानों की ज़मीन ये आप जब बनाते हैं तो आपको एक साइजेबल एरिया कब्रिस्तान के लिए, पार्क्स के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए देना होता है, और अक्सर बेताशा ये होता है कि वो सारी चीज़ें जम करके प्लॉट्स की सूरत में बेच देते हैं। तो वो चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट मंगवाई थी, पहले भी डिले हुई है, बड़ी मजीद सख्ती से कहा है, मगर गवर्नमेंट ने अभी आई होप के, क्योंकि हमारे कहने पे तो असर नहीं था हो रहा, अब हाई कोर्ट के कहने के ऊपर ये वाला होगा। बस लास्ट ये कह दूं कि ये सिर्फ एलडीए के अंदर तो ये है ही है, वाइस चेयरमैन लेके एग्जेक्टिव इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रूदा के भी स्पोक्स पर्सन है, और वहाँ प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदे के तौर पे बैठे हुए हैं एडवाइजरी रोल के अंदर जो है। और रूदा एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर इनकी वजह से सवालात आ जाते हैं कि सारे एक नज़र आता है कि रिश्ते तो उसके जो एडवाइजरी और पॉलिसी बोर्ड में हैं वो सारे आपस में या तो रिश्तेदार हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं। सो उसकी वजह से मैं कई दफ़ा क्लास साहब तो बिल्कुल इसके प्रिंसिपल अगेंस्ट हैं कि ज़्यादती ज़मीन को इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ चलें अगर आप उसको जस्टिफाई कर देते हैं उसके इन्वायरमेंटल कंसर्न, तो जिस तरीके से किया जा रहा है वो क्वेश्चंस हैं। और एसएम इमरान साहब का हम कहते जा रहे थे, फाइनली हाई कोर्ट को करना पड़ा है, ये एग्जेक्टिव को खुद ये चीज़ें करनी चाहिए थी। सही, क्या कहेंगे क्लासेस साहब इस पे? आमिर साहब ने बड़ी समझदारी से फोकस जो है ना रूदा पे रखा है, समझदार हो गए ना ज़्यादा। इन्होंने डीएचए की बात नहीं की इन्होंने। हाँ जी। जो आज ये कल का फैसला था, ये आज का है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, मैं वो उसको स्किप करके, और हमारे व्यूअर ये बात ज़रूर कहते हैं कि भाई साहब आपने एक साइड तो देखी है, दूसरी साइड बनी गए। डीएचए को बड़े अरसे से उन पर तनकीद आ रही है, बड़ी उन पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, स्पेशली मुल्तान में हज़ारों एकड़ आम जो हैं वो उजाड़े गए हैं। और मैं डे 1 से मेरा इस पर प्रिंसिपल, आमिर साहब तो अभी भी कहते हैं ना कि रूदा जो है ना भाई आम, मुझे पता है खुदा का खौफ है इस मुल्क में कोई है ही नहीं। और मैं चीफ जस्टिस साहब को रियली मैं सैल्यूट पेश करता हूँ जो आज उन्होंने, कासिम खान साहब ने आज उन्होंने बातें की, हमारे दिल की बातें की, और ये बातें हम पिट रहे थे अपने शोज़ में कई दफ़ा। आप उठ के 1.5 लाख 1.25 लाख एकड़ जरी ज़मीन लाहौर के करीब की रावी के साथ वाली, आप उस पर यहाँ पे उस पर सीमेंट सरिया और पता नहीं क्या क्या वो करना चाह रहे हैं। एक जरी मुल्क में जो ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्टेजेस हो रही हैं, फूड की हो रही हैं, चीज़ों को हो रही हैं, आप उठें आपने यहाँ पे 1.25 लाख एकड़, और ये हम यहाँ पे एक इसका नया लाहौर बसाएंगे। तो अभी लोग आजकल वो लोग जो हैं जो आपने 1.5 लाख एकड़ पे बसाने हैं, वो आजकल कहाँ रहते हैं? अगर कहीं ना कहीं भी तो रह ही रहे ना। वो भी बसाना है, कोई 10 एकड़ दे दें, कोई 20 एकड़ दे दें, चलो 50-100 एकड़ दे दें, उन्हें कहें जी हाई रेज बिल्डिंग बना लें। कोई 1.5 लाख 1.25 लाख एकड़ ज़मीन भी देते, जरी ज़मीन अपनी इतनी सोना उगलने वाली ज़मीन है, आप उनको दे रहे हैं। और बिठा के इन पर शिकरे बिठा दिया आपने। एक तरफ हमारे डीएचए भाई साहबान हैं, वो लगे हुए हैं जनाब, कोई उनको पूछगछ नहीं है। जो आज ये उनकी बातें मैं कोट कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस मेरी क्या मजाल है जनाब कि हम कोई बात कर सकें। चीफ जस्टिस साहब ने आज बड़ा राइटली उन्होंने नाम गिनवाए हैं कि फलां फलां ब्रिगेडियर साहब हैं, फलां फलाने साहब हैं, और उनकी मर्जी के अगेंस्ट कोई काम नहीं हो सकता। वो जहाँ पे जाते हैं ज़मीनों पे कब्जे कर लेते। बुला लिया उन्होंने उनको, कल उनको अदालत में बुलाया गया। उन्होंने बड़ी थ्रेट किए हैं कि जनाब के थ्रेट क्या, उनके पास तो पावर है
कि हम आपको जेल भेजेंगे। आपको याद है इन्होंने क्या कहा था उमर शेख साहब ने हमारे प्रोग्राम में? उन्होंने 2 नाम लिए थे। उन्होंने जनाब के उनसे जब पूछा गया था कि आपको उमर शेख साहब CCP और लाहौर से क्यों हटाया गया, तो उन्होंने 2 नाम लिए थे। उन्होंने जनाब कि मुझे हटाने की जो रीज़न है ना, एक रैल पाम वाले थे, एक गोहर उन्होंने जाज साहब बताए थे कि 50 ये कनाल ये ज़मीन का तकरीबन 3.25 बिलियन रुपीज़ की ज़मीन बनती थी जिस पे कब्जा हुआ था। तो वो कब्जा जो मैंने इनको छुड़ाने के लिए इनको कहा था कब्जा छोड़ दें, जिसमें DHA वालों का नाम भी आ रहे थे, चीज़ें आ रही थी। तो उन्होंने कहा जनाब इन्होंने वहाँ पर मिलकर कोई अपना कुछ चमक दिखाई, वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर में कुछ चमक वहाँ पे काम आई और ये सारा का सारा उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो मुझे ये बताया जाए कि ये कुछ सिस्टम इसमें है कि नहीं है। जो पावरफुल लोग हैं, जिसके पास तोपे हैं, गन्ने हैं, बम हैं, पैसा जेब में है, डोनर। अब ये सब इमरान कौन है? ये मसूद इमरान खान साहब की पार्टी के डोनर हैं। इन्होंने पैसा दिया, खुद उन्होंने हमारे प्रोग्राम में एक दफ़ा इंटरव्यू में कहा था। इनके वाले साहब जो हैं वो इन शौकत खानम के बोर्ड पे बैठे हुए हैं। अब आम अच्छा इससे नाराज़ हो जाती है कि जनाब ये बातें आप क्यों करते हैं? जनाब इसके पीछे ये लोग बैठ के पूरा जहाज के करीबी रिश्तेदार हैं, ये इन्वेस्टमेंट उसमें से निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट निकलती है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट इमरान खान साहब पे किया, SM इमरान ने और इनके वाले साहब ने। ये चिन्योट के शेख हैं। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने जनाब इमरान खान साहब आपको पार्टी का चंदा देते हैं, दें जी। इमरान खान साहब तो हर वक्त चंदा लेने के लिए तैयार हैं। जी अब आपको अस्पताल के लिए चंदा देते हैं, इन्होंने दें जनाब। अब चंदे मंदे लेने के बाद उन्होंने कहा जनाब लाहौर हमारे हवाले करें। लाहौर का LDA का इस वक्त जो पावर्स इनके पास है पाकिस्तान में, ये पहली दफ़ा पंजाब की हद तक काम हुआ है। लोगों को समझने की ज़रूरत है, बार बार बताने की। जो बात चीफ जस्टिस साहब ने आज वहाँ पे उन्होंने रेज़ किया, बड़ी उन्होंने अहम बातें रेज़ की हैं कि जनाब आपने उठा के जो पावर्स हैं चीफ मिनिस्टर की, वो पावर उठा के SM इमरान को दे दी गई हैं। सही कि आप बैठेंगे, फैसले करेंगे और आपकी जो मर्जी है कि उसमें वो खुद बिल्डर है, वो खुद हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं, वो जो चाहें करें। तो जनाब मेरा ये ख्याल है कि हाउसिंग सोसाइटी के इश्यूज़ पे मैं तो अगेन फिर कह रहा हूँ, मेरे बस में होता इस मुल्क में मुझे कोई कहा जाता है कोई एक ख्वाहिश अपनी कोई आखिरी ख्वाहिश बता दें तो मैं पता क्या कहता, इस मुल्क में फर्दर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ एग्रीकल्चर ज़मीनों पे बनाने के लिए ताहयात इसको बैन करें। मुल्क को तबाह कर रही हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रही हैं, फिर बिजली नहीं मिलती, फिर गैस नहीं मिलती, इसके बाद आपको वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, पानी के मसले हैं, सीवरेज, ये जो गंदगी आपको नजर आती है, कोई टाउन प्लानिंग नहीं है, कोई यहाँ पे इदारे काम नहीं कर रहे। तो चीफ जस्टिस साहब फिर जरी जमीन तबाह हो रही है। तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा राइटली स्टेप लिया, मैं समझता हूँ कासिम खान साहब ने, और उम्मीद करते हैं कि वो इसको आगे फर्दर किसी न किसी एंड पर लेके जाएंगे, दरमियान में नहीं छोड़ेंगे और 2-4 को आगे पीछे जरा फड़काएंगे जिस तरह ठीक है। और PIA के हवाले से भी हमने बात करनी है कि उसकी जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है उसमें क्या क्या जुजियात हैं, किस तरीके से ये होने जा रही है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे PIA के हवाले से। हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस इदारे को मुनाफा बख्श बनाया जाए। काबीना में क्या फैसले होते रहे, उसकी क्या इनसाइड स्टोरीज हैं, इस पर बात करेंगे। और क्लासेस साहब आपसे मैं शुरू करूंगी, क्या इस बारे में डेवलपमेंट है और किस तरीके से इसको रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अगेन इसके साथ इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। मैं भी देख रहा था कि उसकी है यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स, उसके जो सरबराह हैं अज़हर अब्बास साहब, उन्होंने बड़ी अभी एक प्रेस नोट जारी किया है, रिएक्शन जारी किया है। ये जो पेमरा ने आज लेटर जारी किया है और उस पर उन्होंने आके उन्होंने कदगनें लगाई हैं। मतलब हम फिर कह रहे हैं हमारे खिलाफ लोगों को नहीं पता, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ा ये आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है कि हुकूमतों के उनमें क्या कहते हैं, उनमें पंजे में से जाके नरगे में से ख़बर निकाल के लाना, अपने सोर्सेज प्रोटेक्ट करना, ख़ुद को प्रोटेक्ट करना, और सिर्फ आप लोगों के लिए कितने बड़े बड़े फोरम पे ये लोग क्या फैसले कर रहे हैं और किस तरह के फैसले कर रहे हैं, आपके ग्रेटर इंटरेस्ट में हम कर रहे होते हैं। हमें इनके साथ मिलने में ये हुकूमतें तो बड़ी खुश होती हैं, ब्राइब करके माल खिला के लोगों को साथ में उनको प्रिविलेज एक उनको दे के। हुकूमतें तो चाहती हैं पूरा मीडिया करप्ट हो, पूरे का पूरा मीडिया हमारे साथ मिले और हम इनको कुछ यहाँ पे डोल आउट करते रहें और हमारी वो ना
उसको उसको तूती पे ये नाचते रहे। हुकूमतें तो चाहती होती हैं, सो जो लोग खबर निकाल के लाते होते हैं वो आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, अपने बहुत सारी चीज़ें रिस्क पे डाल रहे होते हैं, अपनी जानें डाल रहे होते हैं। हमने जो सिर्फ लोगों को बताने के लिए जो 15 केसेस जो पैमरा से जीते वो कोई छोटे लोग नहीं थे, वो बड़े ताकतवर लोग थे। फॉर एग्जांपल कमर जमान चौधरी साहब नैब के चेयरमैन थे, उसके बाद ये शाहिद लतीफ़ साहब थे, फॉरेन ऑफिस था, सारे सारे इस तरह के ही बड़े बड़े लोग थे, ताकतवर लोग थे, याद सादिक साहब से। तो इन सब से हम जीते हुए हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन नहीं, हम फैक्ट्स पे बेस्ड बात कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को किसी को इतराज़ है कि आप स्पेसिफिक बताएं कि जी आपने ये बात गलत की है, ये स्पेकुलेशन है और ऐसा नहीं हुआ, ये आपके पास एक कानून बना हुआ है, डेफेमेशन का भी है, पैमरा के अंदर भी है, और भी कवानीन है, तो वो कवानीन हैं, या तो उनको ख़त्म कर दें, तो आप कहेंगे जनरल वार्निंग दे देना, तो ये डराने वाली बात है। सर इमरान खान साहब का जो फेवरेट निज़ाम है ना, वो एक तो है नहीं, 10 हैं। वो सऊदी अरेबिया भी उनका फेवरेट निज़ाम है, उसको भी अप्रिशिएट करते हैं कि जहाँ पे किसी को ज़रूरत नहीं है। चाइना भी उनके लिए बहुत बड़ा एक रोल मॉडल, वो यही चाहते हैं फिर चाइना और सऊदी अरेबिया जैसे लाज होने चाहिए जिसके तहत जिसका दिल चाहे ना आप गला घूंट दें, जिसको चाहे पकड़ लें और कोई आपसे पूछने वाला। फिर एक काम करें इमरान खान साहब, फिर वो चाइना और उसके तहत ये सऊदी वो जो हमें ना कवानीन है उनके तहत पॉलिटिक्स में जाएँ, उन्हीं के तहत राइज करें, उसी ही सिस्टम में रहें, उसके तहत बादशाह बने, फिर जाएं यहाँ पर पोलिट ब्यूरो के मेंबर बने, लंबा काम है। अब इमरान खान साहब क्या चाहते हैं कि वजीर आजम तो मैंने बनना है पॉलिटिकल प्रोसेस के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट बरतानवी जिसको बहुत जानते हैं, उनसे ज्यादा तो जानते ही कोई नहीं मगरब को, उससे बनूं। लेकिन मेरे पास जो पावर्स होनी चाहिए ना, लोगों को मारने धाड़ने की, आगे पीछे जेलों में डालने की, वो जो चाइनीज होनी चाहिए, चिंग वाली होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, या सऊदीज होनी चाहिए, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वाली पावर्स होनी चाहिए। मैं जिसको चाहूँ जेल में डालूं, जिसको चाहूँ मैं लटका दूं, कोई मुझसे पूछे ना, वो भाई साहब एक चुन लें। अगर आपको सऊदी मॉडल पसंद है, फिर सऊदी अरेबिया की तरह के मॉडल में अपने आप को जिंदा रखें, उसी के तहत पावर में जाएं। चाइनीज पसंद है वो नहीं। अब ये जो चीज़ें आ रही हैं सारी के सामने, इसका बड़ा शदीद रिएक्शन आएगा। और मीडिया को अब समझ आ रही होगी कि पीटीएम का टूटने का, जैसे मैंने पहले कहा, ये नुकसान हुआ है पॉलिटिकल प्रोसेस। जब यहाँ पे आपके अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो करप्शन में पड़ जाएं, वीक हो जाएं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट दो चीज़ें होती हैं। एक आपकी जुडिशरी होती है कि उस पर अटैक बढ़ जाते हैं हुकूमत के, दूसरा आपका मीडिया होता है कि उस पर अटैक बढ़ जाते हैं। कि ये दो हैं जो पिलर होते हैं, जो आपके वॉच डॉग्स हैं, जो आपको चेक कर रहे होते हैं। इन्होंने पहले अटैक किया सुप्रीम कोर्ट पे, वो काजी फैज ईसा साहब इन कंपनी पे, उसके बाद अगला उन्होंने तोप कर उन्होंने गोला मारा है मीडिया को। उन्होंने कहा अब ये इंतजार नहीं किया, 2 दिन रुक जाते हैं, जरा एक झटका लगा है, उन्होंने कहा आज ही दाग दो। सर मैं फिर कह रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, हमारे खिलाफ कवानीन हैं। अगर आपको लगता है आप खिलाफ झूठी खबर है, आप अदालत में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि नदीम बाबर के ऊपर क्या कब जब गवर्नमेंट का और मीडिया की लड़ाई हुई, इन्होंने कहा जी नदीम बाबर के मतलब ये खबरें आई कि ये बैकग्राउंड था, इन्होंने अप्रूवल नहीं करवाया था, इन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से जेआईडीसी के केस पे जी हमारे खिलाफ गैंग अप कर जाते हैं, ये हुआ, और हम विंडिकेट हुए। बाद में वो अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गवर्नमेंट के फेवर में एक्चुअली फायदा आया, पर वो गुस्से में बैठे हुए हैं। तो माजी में जो 2-4 मसाले हैं वो वहाँ पे ये गलत गवर्नमेंट साबित हुई है। तो लिहाजा कैबिनेट में जो कुछ होता है ना, ये वहाँ से खबरें निकलती हैं। अगर आपको फील होता है, अब ये क्या कह रहे हैं, सोर्स बताएं। अब ये इसमें फोकस इस चीज़ पे है कि प्रॉपर सोर्सेज की बजाय आप सारे, इमरान खान साहब ने जब ये कहा था, अब जाए ना साबित करें ना। मैं तो भाई हमारे पे तो 15 केसेस हुए, हमने साबित किए, हम सच्चे निकले अल्लाह की मेहरबानी से। अब खान साहब क्यों नहीं जाते? शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने कहा 10 अरब रुपए का मुझे उन्होंने कहा है कि मैं आपको देने को तैयार हूँ। अब जाए साबित करें ना अदालत में, वहां पे नहीं जा रहे, वो वकील ही कोई नहीं जा रहा, उनका पेशियों पे हाजिर नहीं हो रहे, लेकिन मीडिया को कह रहे हाँ हम हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, जवाब दें। अब ये है जनाब पीआईए की ये पूरी प्रेजेंटेशन पेश हुई है वहां पे कैबिनेट में। अब जी पैमरा मुझे बुला लेकर रऊफ साहब जरा तशरीफ ले हैं कि आप अब मुझे सोर्स बताएं। हम जेल जाने को तैयार होते हैं, ये बता दें। ये मतलब मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर में हमारे ये एथिक्स होते हैं जो पैमरा उनको ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जर्नलिस्ट नहीं करेगा कि आए और सोर्सेज कोड करें। मतलब मैं जाऊँ और बताऊँ जाके कि ये खबर मुझे इमरान खान साहब ने दी है, मतलब ये है ना, भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मेरे कैबिनेट का सोर्स है, मुझे उन्होंने इमरान खान साहब ने दी है। पैमरा हमसे ये पूछना चाहता है कि आप अपने सोर्सेज जो है ना वो प्रॉपर तरीके से आप किसी का नाम लिख के दे दे, रिवील कर दे। हाँ आपको खबर के कंटेंट पे है। हमसे तो अदालतें पूछती हैं कि सोर्स बताएं, तो हम तो वो नहीं बताते उनको अदालतों को कि सोर्स क्या है। हमें बताना भी नहीं चाहिए कि लोग अपने जॉब्स अपनी जाने वो रिस्क पे लगा के हमें चीज़ें दे रही हैं। हम जेल जाने को तैयार हैं, भेज दें, 3 महीने भेजें, 6 महीने भेजें, सोर्सेज बताएं। अब ये चीज़ पी है कि अब मैं लोगों को ना बताऊँ, सुने मजे की बात
क्या ना बताऊं ये क्यों आया है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि आपको इन्होंने स्पेसिफिक करके टारगेट करके एडवाइस जारी कैबिनेट की की। आप बहुत हद है, वहाँ पे लड़ाई हुई है, काफी दफा बहस हुई है कि खबर कैसे बाहर लीक होती है। बहुत दफा ये हुई हमारा है। काम है। ये आसिम सलीम बाजवा साहब जब इंडक्ट किए गए थे, उनका पहला काम ये था कि आपको फौज का बड़ा तजर्बा है माशाल्लाह, आप रैकी वगैरह बड़ी अच्छी कर लेते हो, जरा ढूंढे खबरें कहाँ से होती हैं। वो खबर भी मेरे तक पहुंची थी, मैंने बताई थी, मैं कि बाजवा साहब जान दो, आपसे पहले भी खबरें आती थी, आती रही। अब इस खबर में अवाम क्या मफाद है ये देखें जरा। 4000 बंदा पीआईए से निकाला जा रहा है, 4000, और उसकी जगह वो प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। पीआई की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है कि पुराने बंदे निकालो, उसकी बजाय अब हम यहाँ पे नए ठेके देंगे, उसमें हम नए लोग लाएंगे। अब हो क्या रहा है कि एक हुकूमत आती है, वो अपने बंदे भर्ती कर लेती है, उसके बाद आती है वो उनको निकाल देती है। खैर इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें भी हैं जो चाहते हैं पीआईए को रिस्ट्रक्चर किया जाए, इसको कैसे किया जाए, मैन पावर किस तरह की है, करप्शन कैसे हुई है। अब मुझे बताएं, क्या ये खबर मुझे नहीं बता, अब ये मुझे सोर्सेज से पता चले, ज़हन में रखिएगा। हम कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, उन्होंने तो एक खबर बता दिया हल्की सी ब्रीफिंग में कि ये रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। हम कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि जनाब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या और है। सर ये डॉक्टर इसको हम इशरत आगे हुसैन साहब ने डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। कल बताएंगे, कल बताएंगे। अब डॉक्टर बताएंगे। इशरत हुसैन साहब की ये है, अब ये ढूंढना शुरू कर दें, मुझे नोटिस पे साहब भेज दें, कहें जी हमें सोर्स बताएं। और भाई आप सोर्स पूछने के नहीं है, आप इन्फॉर्मेशन, हाँ डॉक्टर इशरत हुसैन आपको आके शिकायत करें ना कि मेरी इन्फॉर्मेशन रऊफ साहब ने गलत दिया, मैं प्रूव करूंगा, ये मेरा काम है वहां पे प्रूव करना। इस तरह के नोटिस जारी करना ये आपकी फ्रीडम के भी खिलाफ है, लोगों के इंटरेस्ट के भी खिलाफ है, ये रियासत के इंटरेस्ट के खिलाफ है। रूलिंग लीड बड़ी रुथलेस होती है, जो लोग इन पे आके हुक्मरानों पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं ना, ये बड़ा गलत करते होते हैं। हम यहाँ 25-30 साल से जर्नलिज्म करके देखे, जितने झूठ बोले जाते हैं, जितनी यहाँ ज्यादतियाँ की जाती हैं स्टेट के नाम पे। खैर इसमें हम बात करते रहेंगे और ये स्टोरी हम सामने लाते रहेंगे। बिल्कुल, ये स्टोरी हम सामने लाएंगे कि पीआईए किस तरह से हम रिस्ट्रक्चर होने जा रही है, हो क्या रहा है पीआईए के साथ, और भी बहुत सारी चीजें जिनके सोर्सेज हमारे पास, जो मुस्तनद चीजें हैं, वेरीफाइड चीजें हैं, सोर्सेज बेशक रिवील करें या ना करें लेकिन खबर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।